नमस्कार दोस्तों। बीएनएसएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम मिले हैं। अब देखिए, अगर आपने बीएनएसएस के पहले सीआरपीसी पढ़ा हुआ है तो थोड़ी दिक्कत आपको होनी है, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हुआ है, ये आपका प्लस पॉइंट रहेगा। दिक्कत कहाँ पर होगी? जिन्होंने सीआरपीसी पढ़ी है सेक्शंस को लेकर के होनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जब भी सीआरपीसी के बाद बीएनएसएस शुरू करना है, सबसे पहले हमें पढ़ लेने हैं क्या क्या महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। इसको हमें केवल मेजर चेंजेस जो हुए हैं हम उसको देख लेंगे, और इसके साथ ही साथ बीएनएसएस में क्या नया जोड़ा गया है। इन चीज़ों को देखने के बाद ही हम अन्य कॉन्सेप्ट पर आगे बढ़ेंगे। तो फिलहाल हम शुरू करने वाले एमसीक्यू, जिससे आपको आगे कोई दिक्कत ना हो। पहला प्रश्न क्या है? कौन सी धारा या प्रावधान करती है कि मजिस्ट्रेट कैन स्टॉप फर्दर इन्वेस्टिगेशन इन सर्टेन केसेस? अब आप देखिए, 187 उस प्रक्रिया के बारे में बात कर रहा है जब इन्वेस्टिगेशन 24 घंटे के अंदर पूरी नहीं हो पाती है, तब क्या प्रक्रिया होगी। इसके बाद सेक्शन 187 कर रहा है। तो हम 187 जब देखेंगे, उसमें साफ साफ लिखा कि भाई अगर 24 घंटे के अंदर प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही इन्वेस्टिगेशन की, तो जो एसएचओ या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर रहेंगे वो तुरंत ट्रांसमिट करते हैं अपने निकटतम मजिस्ट्रेट को कॉपी ऑफ एंट्रीज, यानी कि जो एंट्री उन्होंने कॉपी में की है, डायरी में की है, उसकी उसकी जो कॉपी है, प्रतिलिपि है, वो करते हैं किस मामले में? जो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की है। अब देखिए, इसके बाद जो हमारा सेक्शन 107 है, उसमें तो ये बात हो गई कि भाई मजिस्ट्रेट जो है वो डिटेंशन को पुलिस कस्टडी दे सकता है, और इसके लिए वो लिखित में इसके कारण को लिखबद्ध करेगा। इसके अलावा 8 कहता है कि जो सीजीएम है, मजिस्ट्रेट लिखित आदेश, नोट कर लिया, मजिस्ट्रेट इस आधार को कि भाई हमने जो है ये ऑर्डर दिया है, उसके पीछे हमारा क्या तर्क था, उसके संबंध में कॉपी जो है वो सीजीएम को भेजता है। ठीक है, इसका उत्तर क्या है? तो 9 में सीधे सीधे लिखा है, क्लॉज 9 जो इसका है, कि अगर कोई केस ट्रायबल बाई मजिस्ट्रेट है समन केस की तरह और इन्वेस्टिगेशन 6 महीने में पूरी नहीं हो पाती है, तो जिस तिथि को 6 महीने में कहाँ से जोड़ेंगे? जिस तिथि को एक्यूज अरेस्ट हुआ था, तो मजिस्ट्रेट एक ऑर्डर पास करता है, और उस ऑर्डर में क्या कहता है कि भैया स्टॉप कर दो आगे की इन्वेस्टिगेशन, स्टॉप कर दो फर्दर इन्वेस्टिगेशन। लेकिन अब तो स्टॉप तो हो जाएगी, मजिस्ट्रेट स्टॉप कर सकता है 187 के क्लॉज 9 में, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट तौर पर लिखा है कि अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सेटिस्फाई कर देता है मजिस्ट्रेट को कि स्पेशल रीजंस हैं, कुछ स्पेशल रीजंस हैं, या तो इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, विशेष कारण है या न्याय के हित में कंटिन्यू करना इसके डिटेल्स 6 महीने से ज़्यादा के लिए ज़रूरी है, ये संतुष्ट कर दे रहा है, नेसेसरी है, तो फिर उसको 6 महीने के आगे भी बढ़ाया जा सकता है। और 10 में इसी जो हमने पढ़ा है 9 के मामले क्लॉज 9 के, उसके संबंध में समन माफ़ कीजिए सत्र न्यायालय कब दखल देगा, ये 10 में। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 187 क्लॉज 9। अब देखिए अगला प्रश्न, मजिस्ट्रेट कैन स्टॉप फर्दर इन्वेस्टिगेशन ऑफ एन ऑफेंस of a summons case if the investigation is not concluded from the date of arrest within a period of, तो इसका हमने पहले बता दिया 6 मंथ है। कहाँ पर दिया है? तो 187 के क्लॉज 9 में 6 मंथ कहाँ दिया है? 187 के क्लॉज 9 में। तीसरा देखिए, जहाँ 24 घंटे के अंदर जांच पूरी नहीं हो पाती है, उसके संबंध में कहाँ प्रावधान दिया गया है? तो 187 में दिया गया है, हमने बात कर ली। चौथा क्वेश्चन है, जहाँ द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर शैल विद इन 24 आवर ऑफ अरेस्ट ट्रांसमिट टू द नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट अ कॉपी ऑफ द एंट्रीज इन द डायरी रिलेटिंग टू द केस अलॉन्ग विद द एक्यूज्ड इफ द इन्वेस्टिगेशन नॉट कंप्लीटेड विद इन 24 आवर, यानी जहाँ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर 24 घंटे के भीतर केस डायरी की प्रविष्टियों के प्रति आरोपी के साथ निकटतम मजिस्ट्रेट को भेजेगा यदि जांच उसकी 24 घंटे में पूरी नहीं हो पा रही है। तो इसको हम किस सेक्शन के साथ पढ़ेंगे? बीएनएसएस के 58 के साथ। अगला प्रश्न देखिए, 5वां कह रहा है, किसी पंजीकृत चिकित्सा अधिकारी यानी कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास महिला को भेजा गया है, वह बिना विलंब उसकी जांच की रिपोर्ट कर
कौन कौन से विवरण देगा, उस रिपोर्ट में कौन कौन से विवरण रहेंगे। तो देखिए, बलात्संग की पीड़ित महिला का जो मेडिकल जांच होती है 184 में दिया है, यानी कि 184 में दिया है बलात्संग से पीड़ित की चिकित्सकीय परीक्षा। और एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर रेप विक्टिम की मेडिकल एग्जामिनेशन है 52 में, रेप एक्यूज की, ठीक है ना, यानी बलात्कार अपराधी की चिकित्सीय परीक्षा 52 में है, 184 में रेप विक्टिम की है। तो जब रेप विक्टिम की जांच होती है, मेडिकल होता है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा, तो उसमें क्या क्या रहता है भाई, क्या मटेरियल डीएनए प्रोफाइलिंग का रहेगा, कोई इंजरी हुई है, जनरल मेंटल कंडीशन क्या है महिला की एज क्या है, ठीक है ना, इस तरह की तमाम चीज़ें उसमें शामिल रहती हैं 184 में जो जाएगा तब। छठवां प्रश्न देखिए, चिकित्सा अधिकारी कितने समय के भीतर जांच रिपोर्ट भेजेगा। तो चिकित्सा अधिकारी जो है 7 दिनों के अंदर जांच रिपोर्ट भेजेगा। देखिए 184 के क्लॉज 1 में लिखा है कि रेप विक्टिम के अपराध की सूचना प्राप्त होने के 24 घंटे भीतर, यानी महिला के संबंध में रेप हुआ 24 घंटे के भीतर जो है उसको रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास भेजा जाएगा। लेकिन ये जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो अपनी रिपोर्ट 7 दिन के अंदर किसको भेजेगा, तो जांच अधिकारी यानी कि आईयू को भेजेगा। सातवां प्रश्न देखिए, सातवें प्रश्न में क्या है, धारा 183 6(1) के तृतीय बंद के अनुसार यदि वक्तव्य देने वाला व्यक्ति अस्थायी या स्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग है तो उसका बयान, इस संबंध में देखिए उसका बयान शैल बी रिकॉर्डेड थ्रू ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स प्रिफरेबली बाई मोबाइल फ़ोन। प्रिफरेबली यानी अधिमानता, यानी किसी भी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन अधिमानता हम किससे करेंगे, प्रिफरेबली हम करेंगे उसको मोबाइल फ़ोन से। तो मोबाइल फ़ोन ऑप्शन में रहे और रिकॉर्डिंग कैमरा, तो कन्फ्यूज़ मत होइएगा कि रिकॉर्ड करना है ऑडियो वीडियो से तो हम कैमरा यूज़ करेंगे, मोबाइल फ़ोन को लिखा है प्रेफरेबली, कर हम कुछ भी सकते हैं लेकिन प्रीफर करेंगे हम मोबाइल। आठवां देखिए, आठवें में कह रहा है बीएनएसएस की कौन सी धारा यह प्रावधान करती है कि कोई पुलिस अधिकारी या अन्य अधिकारी किसी प्रकार की प्रलोभन धमकी या वादा नहीं करेगा। सेक्शन 182, यानी कोई भी इंड्यूसमेंट थ्रेट या प्रॉमिस नहीं करेगा कोई भी पुलिस ऑफिसर या कोई अन्य पर्सन इन अथॉरिटी, ठीक है। अगला पूछ रहा है निम्न में कौन सा कथन सही है। अब देखिए कह रहा है पुलिस कैन रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ विटनेस बिलो 15 ईयर, नहीं ये गलत बात है। वुमेन विटनेस भी नहीं, अबव 60 ये भी नहीं। पुलिस कैन नॉट एक्वायर अटेंडेंस ऑफ मेंटली चैलेंज विटनेस, हाँ पुलिस जो है जो मेंटली चैलेंज्ड हैं उनकी भी जो है थाने में नहीं बुलाएगा। देखिए 179 में प्रावधान है साक्षियों की उपस्थिति के संबंध में, यानी जो भी मामले के संबंध में जो साक्षी हैं उनको पुलिस अधिकारी जो है पुलिस थाने में बुला सकता है, लेकिन क्या हर साक्षी को बुलाएगा, जी नहीं। अब अगर मान लीजिए इन्वेस्टिगेशन में किसको छूट मिली हुई है, तो आपने पढ़ा अगर अंडर 15 की एज है, चाहे कोई भी हो, 60 के ऊपर है, 60 के ऊपर है, महिला है, तो उसे भी आप थाने में नहीं बुलाएंगे। और अगर कोई दिव्यांग है यानी डिसेबल्ड है, अब दिव्यांगता कैसी हो सकती है, तो मानसिक भी हो सकती है, शारीरिक भी हो सकती है, तो दिव्यांग को भी आप नहीं बुलाएंगे। इसके साथ ही साथ कोई गंभीर बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति भी है तो उसे भी उपस्थिति से छूट मिलेगी, गंभीर बीमारी से पीड़ित को भी, ठीक है ना। तो ये हमें ध्यान रखना, ये व्यवस्था कहाँ की गई है, तो 179 बीएनएसएस में। 10वां प्रश्न देखिए, बीएनएसएस की किस धारा के अंतर्गत एफआईआर प्राप्त होने पर थाना प्रभारी उसकी प्रति संबंधित मजिस्ट्रेट को भेजेगा, यानी कि कॉपी संबंधित मजिस्ट्रेट को भेजने का प्रावधान कहाँ है, तो 176 में प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन जहाँ दिया हुआ है। 11वां प्रश्न है बीएनएसएस की धारा 175(3) के अंतर्गत जांच का आदेश देने की शक्ति किसके पास है, मजिस्ट्रेट के पास है। 12वां प्रश्न देखिए, अंडर विच प्रोविजन इट इज़ प्रोवाइडेड दैट वेयर अ केस रिलेट्स टू 2 or more offences
विच एट लीस्ट वन इज ऑफ विच एट लीस्ट वन इज कॉग्निजेबल द केस शैल बी डीम्ड टू बी कॉग्निजेबल। ये व्यवस्था कहाँ दी है कि यदि किसी मामले में एक या अधिक अपराध संज्ञेय हों तो पूरा मामला संज्ञेय माना जाएगा। 174 के क्लॉज 4 में दिया गया है। 174 बात किस चीज़ की करता है, यानी इन्फॉर्मेशन एज टू नॉन कॉग्निजेबल केसेस एंड दियर इन्वेस्टिगेशन। तो नॉन कॉग्निजेबल केस के बारे में इन्फॉर्मेशन और इन्वेस्टिगेशन के संबंध में जो प्रावधान है वो 174 में है। अब अगला प्रश्न देखिए, ये 11वां लग रहा रिपीट हो गया है, अभी हमने किया है 12वां प्रश्न, तो 12 के बाद 13 प्रश्न क्या है, इन रेफरेंस टू द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कॉग्निजेबल ऑफेंस विच स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस के संबंध में क्या गलत है, ओरली दिया जाएगा, रिटर्न ठीक है, इन्फॉर्मेंट। कॉपी कैन नॉट बी गिवन, नहीं तो कॉपी तो दी जाएगी। नॉट करेक्ट पूछा तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखिए 173 जो इस समय वर्तमान में FIR का हो गया है, उसमें क्या कह रहा है भाई, जो कॉपी 173 का क्लॉज 2 क्या कहता है, जो इन्फॉर्मेशन की कॉपी है, जो इन्फॉर्मेशन की कॉपी जो आपने रिकॉर्ड की है दी जाएगी किसको, तो कह रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी पहली बात तो, और किसे दी जाएगी भाई, जो इन्फॉर्मेंट है, जो सूचना दे रहा है। अब सूचना कौन दे सकता है, तो विक्टिम दे सकता है। अगर विक्टिम दे रहा है तो विक्टिम को दे देंगे, विक्टिम के बिहाफ पे किसी और को जानकारी हुई है तो सूचना देने वाला उसको दे देंगे, किसी को भी हम कॉपी देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट ही देंगे। 14वां प्रश्न क्या कह रहा है, धारा 173 के अंतर्गत संज्ञेय अपराध की सूचना कौन दे सकता है, तो हमने आपको बताया विक्टिम भी दे सकता है, डिपेंडेंट रिलेटिव, तो कोई भी व्यक्ति दे सकता है ना। तो यानी यहाँ पर हमें क्या चेक करना है, एनी पर्सन, ऑप्शन डी। अब 15वां प्रश्न देखिए, ज़ीरो FIR की बात कहाँ की गई है। अब देखिए ज़ीरो FIR का संबंध कहाँ से आ गया, ये बात ज़ीरो FIR की उठी कहाँ से, तो हमने पढ़ा FIR की बात 173 में है। FIR के संबंध में मैंने आपको बोला कौन लिखवा सकता है, तो आपने बोला कोई भी, यानी चाहे विक्टिम लिखवाए चाहे कोई इन्फॉर्मेंट। कैसे लिखवाएगा, तो आपने बोला कैसे भी, चाहे ओरल दे दे, चाहे रिटन दे दे, चाहे किसी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से दे दे। इसके अलावा कहाँ देगा, तो कह रहा है कहीं भी, क्योंकि शुरुआती लाइन जो है उसमें लिखा है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एरिया वेयर द ऑफेंस इज़ कमिटेड, यानी कि ऑफेंस कहाँ हुआ है उससे मतलब ही नहीं है। ये कह रहा है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एरिया वेयर ऑफेंस इज़ कमिटेड, ऑफेंस कहाँ हुआ है उससे मतलब नहीं है, यानी कि इसी को कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं ज़ीरो FIR। केवल एक शर्त हमें पता है, एक शर्त माननी है कि भैया जो मामला हो वो कैसा होना चाहिए, संज्ञेय। इसके अलावा कोई भी करा सकता है, ओरल रिटन इलेक्ट्रॉनिक से, कहीं भी, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एरिया वेयर ऑफेंस इज़ कमिटेड, तो 173 हो जाएगा। BNSS की कौन सी धारा यह प्रावधान करती है कि सभी व्यक्ति पुलिस के विधि संबद्ध निर्देशों का पालन करेंगे, इसकी बात कहाँ की गई है, तो 16 का हो जाएगा 172, यानी कि ऑल द पर्सन शैल बी बाउंड टू कन्फर्म टू लॉफुल डायरेक्शंस ऑफ पुलिस, 172। 17वां प्रश्न देखिए, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा पावर टू इशू अर्जेंट ऑर्डर। देखिए 145 यही पहले 144 हुआ करता था और वर्तमान में 163 हो गया है, तो 145 नहीं 163 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, बाकी सब सही मिले हुए हैं। 18वां प्रश्न देखिए, धारा 163 के अंतर्गत पारित आदेश की वैधता कितनी होती है, ये चीज़ याद रखिएगा। 163 का जो क्लॉज 4 है उसमें साफ साफ कह रहा है कि ऐसे किसी आदेश की जो वैधता होगी वो 2 मंथ होगी, ठीक है, तो ऑप्शन सी तो ठीक हो गया। लेकिन इसी के प्रोवाइज़ो में कह रहा है कि जो राज्य सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट है, तो राज्य सरकार अगर मानव जीवन, अगर स्वास्थ्य, अगर क्षेम, यानी कुशल क्षेम होता है ना, क्षेम, बलवा और दंगा, अगर इन सबको देखते हुए आवश्यक लगता है
तो अतिरिक्त 6 महीने इसको बढ़ा सकती है। तो 2 महीने एग्जीक्यूटिव बढ़ाएगा और अतिरिक्त 6 महीने कौन बढ़ा रहा है? स्टेट गवर्नमेंट। यानी सीमा कितनी हो जा रही है? 8 महीने हो जा रहा है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए 19, फॉर इन्वोकिंग सेक्शन 152 इनकन्वीनियंस और इन्वेजन मस्ट बी, यानी असुविधा या अतिक्रमण अगर 152 लागू करना है तो किसका होना चाहिए असुविधा या अतिक्रमण? तो स्पष्ट तौर पर कह रहा है पब्लिक प्लेस यानी लोक स्थान। न्यूसेंस हटाने के लिए सशर्त आदेश की बात अगर है 152 में, और कहाँ होना चाहिए अतिक्रमण, किस पर होना चाहिए? तो लोक स्थान पर। 20वां प्रश्न है धारा 154 के अंतर्गत कारण बताओ आदेश प्राप्त व्यक्ति, ठीक है ना। तो इसमें क्या है? अपीयर फिजिकली, अपीयर थ्रू ऑडियो वीडियो, तो दोनों हो सकता है, फिजिकली अपीयर हो सकता है और ऑडियो वीडियो से भी हो सकता है। 21 देखिए 154 ना पालन करने पर दंड किस धारा में दिया है? तो 155 में कि अगर आप 154 का पालन नहीं करेंगे तो क्या दंड मिलेगा? वही दंड मिलेगा जो BNS के 223 में है, ठीक है। अब इसके अलावा देखिए 23वां प्रश्न। 23वें प्रश्न में क्या है? राशि में परिवर्तन। तो परिवर्तन कहाँ किया जा सकता है इसकी बात कर रहा है। इसी तरह से तो अब देखिए भरण पोषण के आदेश के प्रवर्तन का प्रावधान किस धारा में? तो आदेश के क्वेश्चन क्या है? आदेश के प्रवर्तन का यानी इन्फोर्समेंट का प्रावधान कहाँ दिया हुआ है? तो ये कहाँ हो जाएगा? 145 में, ठीक है ना। माफ़ कीजिएगा 144 में। 145 में क्या दिया हुआ है? प्रक्रिया, यानी प्रक्रिया क्या होगी? कार्यवाही किस जिले में होगी, साक्ष्य कैसे होंगे, उपस्थिति के संबंध में, और तामील से बचने पर मजिस्ट्रेट द्वारा क्या प्रक्रिया होगी इसकी बात। इसे याद रखिएगा भरण पोषण के संबंध में जो मेंटेनेंस का वो किस चैप्टर में है? तो चैप्टर 10 है, इसको याद रखिएगा। किसको मिल सकता है? तो पत्नी को मिल सकता है। पत्नी में क्या क्या शामिल है ये भी जानते रहिएगा, संतान, माता पिता, ठीक है ना। अब हम इसके इतने ही शामिल हैं। अब देखिए 23वां प्रश्न क्या कह रहा है? मासिक या अंतरिम भरण पोषण यानी कि इंटरिम मेंटेनेंस और मंथली मेंटेनेंस अलाउंस को अल्टर किया जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है। इसकी बात कहाँ की गई है? तो धारा 146 में, भत्ते में परिवर्तन या रद्द किया जाना, ठीक है ना। तो परिवर्तन 146 है और प्रवर्तन उसको इन्फोर्स करना 147 है, ठीक है। 24वां प्रश्न देखिए, कौन दावा नहीं कर सकता है भरण पोषण का? तो देखिए भरण पोषण करने में कौन दावा करेगा? तो वही कर सकता है जो असमर्थ है, यानी पत्नी है तो कर सकती है। लेजिटिमेट इलेजिटिमेट बालक, कोई संतान है चाहे विवाहित हो चाहे अविवाहित हो, वो कर सकती है, ठीक है ना। तो संतान कैसी है? तो बालक अभी विवाहित अविवाहित है। लेकिन अगर कोई इलेजिटिमेट या लेजिटिमेट यानी वैध अवैध जिसने वैधता प्राप्त कर ली है और वो असामान्य है शारीरिक या मानसिक रूप से और अपना भरण पोषण नहीं कर सकता है तो उसे मिलेगा, लेकिन विवाहित पुत्री को नहीं मिलेगा, यानी कि मेजर मैरिड डॉटर को ये नहीं मिलेगा। तो इलेजिटिमेट मेजर, माफ़ कीजिए तो अनमैरिड लिखा है, मेजर मैरिड डॉटर, ठीक है ना, इसको नहीं मिलेगा। 25वां प्रश्न क्या कह रहा है? Which section provides for assistance in relation to orders of attachment or forfeiture of property? किसी कुर्की की संपत्ति या जब्ती के आदेशों में सहायता का प्रावधान कहाँ दिया हुआ है? 115 में दिया हुआ है। तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चन। अगली वीडियो में हम अन्य प्रश्नों के साथ मिलेंगे। जितना रिवाइज करेंगे उतनी एक्यूरेसी बढ़ेगी और प्री सारा गेम एक्यूरेसी का है। अगर आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं जो ईजी हैं वहाँ पे आप एक क्वेश्चन से कई स्थान पीछे आ जाते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। जितनी मेहनत उतना नंबर। धन्यवाद, शुभकामनाएं, आप मेहनत करें और सफल हों।